देखिए, आज ये बात सही है कि आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ इनकम टैक्स ने की है उनकी बेनामी संपत्ति के बारे में। अब पता नहीं इतने लंबे समय तक पूछताछ क्यों नहीं हुआ, मुझे भी ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जितने तथ्य आ गए हैं सामने, उसमें एजेंसियों को अभी तक उनको उठाकर जेल में डालना चाहिए था। उनके लोग पकड़े गए हैं, बताए हैं, लेकिन अब बेनामी संपत्ति का कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है। अगर प्रियंका गांधी का जो आज का बयान है ये इसलिए हास्यास्पद भी है और आपत्तिजनक भी है, क्योंकि इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, रॉबर्ट वाड्रा का किसान मूवमेंट से क्या संबंध है। तो इसलिए इसका उससे कोई, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई तालमेल उससे होगा, और कोई सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वो एक साथ किसानों से बातचीत भी करेगी और कहीं छापा डलवाएगी कि उसका इशू बन जाए। अब प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, उनको अगर आपत्ति है तो इस पूछताछ के खिलाफ उनको कोर्ट में जाना चाहिए। देश में जितनी भी घटनाएं हों जो लगे कि सरकार इसमें थोड़ा आगे बढ़ के भूमिका, उनको किसान आंदोलन से जोड़ देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस को एक राजनीति करनी है और प्रथम जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है उसको मीडिया में बने रहना है, उनके रणनीतिकारों ने उनको बताया है कि आप लोग सक्रिय रहिए, लगातार बयान दीजिए, भाजपा का विरोध करिए, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरिए, जहां विरोध होता है उसमें खड़ा होकर के जाइए, ताकि मीडिया में आपकी चर्चा रहेगी। अन्यथा जिस प्रकार का असंतोष पार्टी में है और जिस प्रकार की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, उसमें आप सब हाशिए में फेंक दिए जाएंगे। उनके लोगों ने समझाया है तो कोई बयान उनको देते रहना है, यहाँ से दे रही हैं, राहुल गांधी इटली से ट्वीट कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी का एक पत्र जारी हो गया है कि इतने अहंकारी। तो ये अब तीनों मतलब माता, बेटा और पुत्री, इनके आधार पर न देश चलता है। मुझे लगता है कि वहाँ जो आंदोलनरत संगठन है उनमें भी ज़्यादातर इनको भाव नहीं देते हैं। सर, आज रिलायंस ने भी मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके। उन्होंने कहा ना अभी प्लान है ना आगे होगा। तो इससे क्या माना जाए सर कि किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री या आने वाला चाइना जिस तरीके से आइसोलेट हुआ है पूरी दुनिया में, और इंडिया दूसरा हब बनने जा रहा है इन्वेस्टमेंट का या मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या ये भय बनाया जा रहा है कि आप अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा? जैसे एप्पल की फैक्ट्री में क्या हुआ, अमेजॉन की फैक्ट्री में क्या हुआ, और पंजाब के अंदर रिलायंस के साथ ये सब होना, और अब रिलायंस का स्टेटमेंट देना कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही नहीं है। तो किस तरीके का मॉडल इंडिया में बनाया जा रहा है? आपके प्रश्न के कई भाग हो गए। ये आंदोलन कितनी गैर जानकारी, गलत फहमी, भ्रम, झूठ फैलाकर पैदा किया गया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सारे नेता वहाँ अंबानी अडानी करते हैं, जबकि अंबानी अडानी कभी भी किसानों से कोई सामग्री खरीदता ही नहीं। ये दोनों कंपनियां, ये सच है। मैं पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा होकर बोलूं ये मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। अब रिलायंस जो है वो केवल बयान ही जारी नहीं किया, वो हाई कोर्ट में गई है, वहाँ पंजाब हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ जो टावर तोड़े जा रहे हैं वैसे वो कहने के लिए रिलायंस जियो का टावर है, लेकिन अब उसकी मिल्कियत रिलायंस के पास नहीं है। उसने उसकी मिल्कियत एक कनाडा की कंपनी को दिया हुआ है, उसकी मिल्कियत भी नहीं है। और उसने बताया है कि हमारे रिटेल स्टोर जरूर हैं, लेकिन इस रिटेल स्टोर में हम किसानों से सीधे कोई सामान नहीं खरीदते। दूसरे जो निर्माता हैं, जो दूसरे लोग सामान बनाते हैं, उनसे खरीद कर उनका सामान हम बेचते हैं, केवल हमारा कोई ब्रांड उसमें अलग से होता नहीं है। यही सत्य था, लेकिन यहाँ सारी गलतफहमी फैलाई गई है। तो अब जाहिर है कि ये इससे पता चलता है कि इसके पीछे कैसी शक्तियां हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा, ये दो प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके कुछ जिले, ये तीन जिलों के ज़्यादा लोग ही, ये तीन क्षेत्रों के लोग ही इस आंदोलन में, हरियाणा के भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन एक सीमा तक है, पंजाब से भारी संख्या में है। उसका कारण ये रहा है कि हरित क्रांति इन्हीं जगहों पर ज़्यादा प्रभावी रहा। यहाँ तक कि जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के समय जो एमएसपी कानून बना या एपीएमसी स्थापित हुई, या 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसका भी ज़्यादा केंद्रीकरण इन्हीं जगहों में रहा है। देश में जितनी भी
बाजार समिति, कृषि उत्पादन बाजार समिति की मंडियां हैं, उसमें करीब 80% तो मेरे ख्याल से 75% तो इन्हीं राज्यों में होगा। तो यहाँ के किसान पूरी तरह उस मंडी पर निर्भर हो चुके हैं। धान के उपज के लायक ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन खूब धान पंजाब में उपजाते हैं, जिससे कि वहाँ की पानी कहाँ नीचे चला गया है। उनके अंदर अगर ये भय कुछ छोटे किसानों के अंदर कर दिया जाए कि ये जो कानून आया है उसमें मंडियाँ बंद हो जाएगी, इसमें जो है तुम्हारा न्यूनतम जो मूल्य, समर्थन मूल्य है, सरकार उससे हाथ खींच लेगी, पूंजीपति आएंगे, तुमसे जो चाहेंगे वो सामान वो पैदा करवाएंगे और तुम्हारी बाद में ज़मीन पर भी कब्जा कर लेंगे, तो एक भय और लगातार बताया जाए तो जो ज्ञानी लोग हैं उनके अंदर भय पैदा होता है। दूसरा एक वर्ग वो है जो कि इस एपीएमसी मार्केट के कारण लाभ में है, जैसे आढ़ती हैं, किसान और उनके बीच बिचौलिए का काम करने वाले दलाल हैं, और साथ ही साथ बड़े पूंजी पति न होते हुए पंजाब में ऐसे जमींदार रहे हैं जिन्होंने इन कानूनों के बाद स्वयं ही छोटे छोटे किसानों के एक प्रकार से अधिग्रहण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से बना दिया कि ये चीज़ें उपजाओ, हम इतने में खरीदेंगे, तुमको पैसा देंगे। तो वो लोग हैं कि किसानों के नाम पर जो है एग्री प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, निर्यात करते हैं। तो वो सारी शक्तियाँ इसमें लगी है। नहीं तो आप जाके देखिए उस आंदोलन में जितना खर्च हो रहा है, जिस प्रकार के वहाँ भोजन पहुँच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारा जो सिख समुदाय है वो एक संगठित समुदाय है। जो हमारे गुरुद्वारे हैं वो केवल इन्हीं आंदोलनों नहीं, हम लोग भी कोई आंदोलन करते रहे हैं ना, तो जैसे जंतर मंतर पर करते हैं तो बंगला साहिब से भोजन आता रहा है, वो कराने में सक्षम है। लेकिन जिस ढंग से एक एक दिन में इतने लड्डू आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन से लेके पैर सब कुछ आ रहा है, वो कोई सामान्य, और जिस ढंग के वहाँ टेंट लगे हैं, आप लोग ज़रूर, मैं समझता हूँ कि जो शाइनिंग इंडिया की टीम है वो ज़रूर वहाँ यात्रा करती होगी, क्योंकि शाइनिंग इंडिया की टीम को मैंने लगातार सक्रिय देखा है। तो ज़रूर आप लोग वहाँ गए होंगे, सब लोगों ने वहाँ देखा भी होगा कि किस प्रकार के भोजन है, जो पत्रकार जाए किसी के लिए कोई भी वहाँ खाना खा सकता है और बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है। तो वो सारी शक्तियाँ लगी है, और साथ ही साथ पंजाब में स्थिरता पैदा करने वाली जो तथाकथित खालिस्तान समर्थक शक्तियां रही हैं देश से विदेश तक, वो भी सक्रिय हैं, वो भी पैसे भेज रहे हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं। और सबसे बढ़ के जिसकी मैंने चर्चा की कि एक बड़ा वर्ग जिसको मोदी से व्यक्तिगत नफरत रहा है, वैचारिक मतभेद एक अलग चीज़ होता है, नफरत और घृणा अलग चीज़ है। और मोदी की राजनीति के कारण जो राजनीतिक शक्तियां और गैर राजनीतिक स्तर पर एक्टिविस्ट के रूप में जो शक्तियां थीं, जिनका महत्व इस देश में था, जिनकी आय जो है एक्टिविज्म से थी, वो सारी शक्तियों को एक मौका चाहिए, उनको लगता है कि इसी से हम हिला देंगे, वो कर रही हैं। जो वामपंथी दल है वो देश से लगभग साफ हो चुके हैं, तो वो जनता के बीच जाके अपना जन समर्थन बढ़ाएं, जनता के मुद्दों पर लड़े। वो लगता है कि ऐसे मुद्दे से मीडिया में आकर के शायद हम हाईलाइट होंगे, मोदी सरकार को हिला देंगे। तो वो सारी शक्तियां इसके पीछे लग गई हैं। और इसमें वो भी शक्तियां हैं, जाहिर है कि इसमें वो भी शक्तियां हैं जिसकी ओर आपने इशारा किया। हालांकि ये सरकार का काम है कि जो देश में अगर उदारीकरण और इस प्रकार की बातें हों तो उनको कैसे पहले से रोकने का बनाया जाए, और भारत की औद्योगिक शक्तियां सफल नहीं, वो भी इसमें लगी होंगी। तो ये सब मिला करके बातें चल रही हैं। सवाल ये भी है, क्या लेफ्ट अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रही है इस आंदोलन के ज़रिए पंजाब में? देखिए, ऐसा है कि पंजाब का जो ये क्षेत्र रहा है ना, इसमें वामपंथी दलों की एक ताकत रही है एक समय, लेकिन वो ताकत नष्ट हो गई होने के बावजूद जो किसान संगठन है और कृषि खेत मजदूर पंचायत या वो महासभा करके शायद उनका एक संगठन है, वो वहाँ है सक्रिय, और उनको थोड़े से वोट भी आ जाते हैं जो कुछ राज्यों में हैं। तो वो अब जाहिर है कि उनके पास इस समय वामपंथी दल जो है, या तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, अब इनको ये समझ नहीं है कि वहाँ जाके काम करो, वहाँ अपने को केंद्रित करो, उसकी बजाय ये जो कुछ भी अभी कर रहे हैं इनसे इनको क्षति होनी है। लेकिन जिस ओर आपका इशारा था, देखिए वो सारे छल बल कल झूठ प्रलोभन और उसमें एक मजहबी भाव, ये सब
को मिला करके एक ये इसको यहाँ एक खड़ा किया गया है दिल्ली को घेरने का मामला। इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं, इसमें वो सारी चीज़ें हैं लेकिन वो समय पर साथ आएंगी। लेकिन इसका जो एक पहलू जो समझने की ज़रूरत है वो है कि पंजाब सरकार जो इस समय है उसकी भूमिका, उनके यहाँ ये रिपोर्ट है बाजाप्ता, आप पंजाब के किसी ऐसे अफसर से जिससे आपके व्यक्तिगत संबंध हो, जो कि पुलिस से प्रशासन से जुड़ा हो, जो कि वहाँ खुफिया से वो आपको बताएगा कि उनके पास इस बात की रिपोर्ट है कि इसमें भारत विरोधी पंजाब विरोधी शक्तियाँ हैं, इसमें धार्मिक भावनाएं भड़का गई हैं, इसमें झूठ बोला गया है, इसमें छोटे छोटे किसानों पर दबाव भी आया है कि आंदोलन में चलना है तुमको, वहाँ भी वो शक्तियाँ खड़ी हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं, बावजूद इसलिए कि ये भाजपा के खिलाफ जाएगा। जिस ढंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले इन लोगों को वहाँ से निकलने के लिए किया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा दिया, फिर वहाँ से डॉक्टर्स भेजे कि भाई वहाँ जाके चिकित्सा करो, सहयोग कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस जो है पंजाब में फिर से 1980-90 का दशक पैदा करने के चाहती है इस आंदोलन के माध्यम से? क्योंकि ये बहुत खतरनाक पक्ष है जिसमें मोदी से घृणा करने वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बात सही है कि इस देश में किसानों की अनदेखी हुई है। उस अनदेखी को मैं हमेशा आपराधिक अनदेखी कहता हूं। आज़ादी के बाद से कृषि किसान को जितना महत्व मिलना चाहिए था, खेती को सम्मान का पेशा बनाने के लिए, खेती से किसी के पूरे परिवार का ठीक से प्रतिष्ठापूर्वक जीविकोपार्जन हो जाए वैसा बनाने के लिए काम होना चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ है। किसानों में लंबे समय का असंतोष है, उसके लिए संघर्ष और निर्माण दोनों मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन ये जो उठाया जा रहा है तो किसानों के हित का कानून है। मैं ये भी मानता हूं कि किसानों के लिए सबसे जरूरत है भारत में कृषि को उन्नत करने के लिए कि उसका भारतीयकरण हो। देसी पद्धतियों के आधार पर जब तक खेती नहीं होगी, उसमें जानवरों का उपयोग नहीं होगा, जब तक कि जो कंपोस्ट की हमारे यहाँ सिस्टम थे, जो पहले के आधार पर अनेक प्रकार के बीज हम खेतों में संरक्षण करते थे, अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा करते थे, उसके आधार पर हमारा पूरी जीवन शैली थी, वो चीज़ें पूरी तरह नहीं आएगी तब तक भारत भी समुन्नत नहीं होगा, किसान भी नहीं होंगे। लेकिन आज का जो ढांचा है उसमें वहां तक ले जाना किसी सरकार के लिए कठिन है। आज के ढांचे के अनुसार खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, इनके ज़्यादातर आंदोलन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का एनसीआर के आसपास, आपने भी देखा होगा कि इनके ज़्यादातर आंदोलन तो मुआवजे के लिए हुआ है। एक एक के लोग 3-3 बार मुआवजा ले रहे हैं एक सड़क का, कि पहले तो जमीन का ले लिया, फिर एक बंगला बना दिया कि यहाँ हमारा छोटा सा घर था, फिर वहाँ एक बोरिंग लगा दिया है ना पंप का कि भैया यहाँ हमारा सिंचाई का साधन था। इस ढंग से तो ये हो रहा है यहाँ खेल। इनके सारे आंदोलन, इनका आंदोलन स्वदेशीकरण के लिए नहीं था। ये आंदोलन, ये जो पूरा कानून है, ये कानून बहुत लंबे समय से इस प्रकार की मांग थी कि किसानों का सवाल ये है कि अगर हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि मारुति कितने में कार बेचेगी, हम लोग कहते तो हम ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किसान की फसल कितने में बिके? ये मांग पंजाब के किसानों का भी था, बहुत सारे संगठनों का था। जब वही हो रहा है तो ये विरोध हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस कानून का विरोध नहीं है जिसकी ओर आप सारे करो, सारी शक्तियां इस समय इकट्ठी हो गई हैं और इसका लाभ उठा करके हालांकि उनको ये गलतफहमी है कि इसे सरकार को अस्थिर करके देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। इससे थोड़ा एक वातावरण तो खराब देश का हो रहा है, मगर सर किसान हो रहा है, लेकिन इसका कोई व्यापक राजनीतिक प्रभाव जैसा ये कल्पना कर रहे हैं वैसा देश में नहीं होना है। एक राज्य में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है सर, जो इस आंदोलन से नहीं जुड़ रहा उसका सामाजिक बहिष्कार तक किया जा रहा है, समाज में उठने बैठने नहीं दिया जा रहा उसे। ये तो हम लोगों ने अभी ही बात की ना कि एक दबाव बढ़ाया गया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से आएँ, जितना दिन ये आंदोलन चलेगा वो ज़्यादा होगी। ये तो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे, जिस तरह से एक लोकतंत्र में संविधान किसी को भी अहिंसक तरीके से कानून के दायरे में आंदोलन करने की अनुमति, आंदोलन करने की स्वतंत्रता देता है, उसी प्रकार से किसी को आंदोलन न करने का, उस आंदोलन के विरोध करने की भी स्वतंत्रता देता है। इसलिए ऐसा नहीं हो कि इस देश के बाहुबली एक्टिविस्ट, कुछ पार्टियां, कुछ ताकतें वहाँ लोगों में धौंस जमा करके जो नहीं चाहते उनको मजबूर करके आंदोलन में ला रही हैं, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये पंजाब के लिए ही खतरनाक संकेत होगा और एक चेतावनी होगी। एक दिन यही शक्तियाँ
उसी कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। आखिर ये कांग्रेस ने ही एक समय भिंडरावाले को बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसको अकालियों से मुकाबला करना था। इसलिए उन्होंने देखा कि मजहब की राजनीति अगर थोड़ा अकाली कर रहे हैं तो हम दूसरे मजहब के नेताओं को खड़ा करके इनका सामना करें, और उसी में से वहां आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद पैदा हुआ और भिंडरावाले पैदा हुआ, और अंत में इंदिरा गांधी को, जिसको पैदा किया उन्होंने, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे देश में वो प्रधानमंत्री थी और उनकी जान चली गई। तो क्या अमरिंदर सिंह और कांग्रेस फिर से वही स्थिति पैदा करना चाह रही? तो ये एक शेर की सवारी की तरह होगा, ये भस्मासुर उनके लिए साबित होंगे। लेकिन ये हो रहा है, और इस बात को मीडिया के नाते हम सबको उठाना चाहिए। देश में जो लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण न बने, जो जिनका किसी राजनीतिक दल से घृणा नहीं है, उनको भी उठाना चाहिए।